कैसे करंट अफेयर के टॉपिक को हम तैयार करेंगे और इसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिया है। तो आप देखिए कि हाउ टू राइट आंसर, अगर क्वेश्चन लिखना हो करंट अफेयर के टॉपिक से और उसके प्रश्नों का आंसर लिखना हो, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने टॉपिक का जो सिलेक्शन किया है, ये भारत में पर्यावरण विधि शास्त्र के विकास से संबंधित टॉपिक है, यानी भारत में पर्यावरण विधि शास्त्र के विकास पर चर्चा करें, है ना। यानी पर्यावरण के संदर्भ में जो विधायी प्रोसेस का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो जुडिशरी ने पर्यावरण के संदर्भ में जो नए लॉ के बारे में प्रतिपादन किया है, उन सबको मिलाकर के इसके विकास की चर्चा करना है। और दूसरे सेक्शन में है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। यानी इस प्रश्न का दो प्रमुख पहलू है ना। और ये प्रश्न जो है इसका संदर्भ किस चीज़ से है, तो भारत में पर्यावरण विधि शास्त्र यानी इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन के दो प्रमुख पार्ट हैं, दो प्रमुख एस्पेक्ट है। जब आंसर लिखने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि हम भूमिका कैसे लिखें, है ना। कैसे आप अपनी भूमिका को लिखेंगे। तो भूमिका आप देखिए, एक बार पढ़िए कि भारत में पर्यावरण विधि शास्त्र का विकास संवैधानिक प्रावधानों, है ना, एक तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करना है, विधायी अधिनियमों, है ना, कि जो एक्ट पारित संसद ने किया है उसके संदर्भ में, और तीसरा मुख्य न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से हुआ। यानी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पर है जब क्वेश्चन आप लिखेंगे। और ख़ास करके क्वेश्चन का प्रश्न का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट के संदर्भ में तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बात आपको करनी है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संदर्भ में क्या प्रोविज़न रहा है। दूसरा हमें बात करना है कि जो अधिनियम संसद ने पारित किया, खास करके जो पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में, उन कानूनों को आपको कुछ का रेफरेंस देना है। और तीसरा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म पर भी आपको विशेष रूप से बल देना है। यानी पहले पार्ट का ये इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो फिर आप इसको आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को भारतीय कानूनी ढांचे में सफलतापूर्वक एकीकृत किया। यानी जब आप सतत विकास को कहते हैं, सतत विकास को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य के विकास के प्रति भी सचेत रहना, ये सतत विकास की अवधारणा है। तो एक तरह से जब हम इसके इंट्रोडक्शन को लिखेंगे तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो ये पार्ट है आपका, है ना, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि भारत में पर्यावरण विधि शास्त्र का विकास, तो क्या संवैधानिक प्रावधान इसके संदर्भ में रहा है ना। पहली बात, अगर आप संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करेंगे, तो हमारा जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में किसी भी तरह से पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा या पर्यावरण को प्रोटेक्शन की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया गया था। पहली बार इसके संदर्भ में जो विकास की प्रक्रिया होती है, तो यूएनओ द्वारा 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है, और उसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है, और उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। और भारत पार्टिसिपेट करता है तो उसके प्रभाव स्वरूप आप देखिए कि हमने
1976 में हमने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन किया और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में एक तो आर्टिकल 48 ए का प्रोविज़न किया गया और इस आर्टिकल 48 ए के अंतर्गत कहा गया, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो इसमें कहा गया कि राज्य का यह उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करे, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करे। यानी 3 टर्म यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और फिर इसी के अंतर्गत आर्टिकल 51 में एक और क्लॉज लाया गया 51 जी, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है ना, नागरिकों की मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और उस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो 51 जी आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें फिर कहा गया कि नागरिकों का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नागरिक जो है पर्यावरण संरक्षण करेंगे। तो यहाँ से एक तरह से एनवायरमेंटल जो जूरिस्प्रूडेंस की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को यहाँ से आगे बढ़ाया गया। यानी आप यहाँ से जब शुरू करेंगे तो 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरू करके 1976 के ये 42 अमेंडमेंट के ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को लिखेंगे। और प्रोविज़न को लिखने के क्रम में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी जुडिशरी के अंतर्गत 1980 में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग PIL के नाम से जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका का प्रोविज़न यहाँ से आती है। और इस जनहित याचिका के प्रोविज़न का प्रतिपादन जस्टिस PN भगवती और BK कृष्ण अय्यर करते हैं। तो ये PIL का जो कॉन्सेप्ट आता है, इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और PIL का कॉन्सेप्ट जब आता है तो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी PIL दायर किया जाता है। खास करके आप देखिएगा कि 1984 में जो है यहाँ पर क्या होता है कि भोपाल गैस त्रासदी होता है, थोड़ा सा रेफरेंस उसको लिखना है। और इस भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक तरह से एक विस्तृत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है, ये 1986 में, जिसको अम्ब्रेला लॉ कहा जाता है पर्यावरण के संदर्भ में, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र सरकार जो है, संघ सरकार जो है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है उसको विशेष अधिकार दिया जाता है। हालांकि इसके पहले जल प्रदूषण अधिनियम भी पारित कर दिया गया है। फिर आप देखिए कि इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि अनुच्छेद 21 का विस्तार भी होता है ना। अनुच्छेद 21 के विस्तार के संदर्भ में अगर आप देखें तो कई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आप देखिए कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादन किया, ये MC मेहता है ना, MC मेहता को आप ध्यान में रखिएगा इस संदर्भ में, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 1987 में होता है और ये दिल्ली का मामला था, है ना। और दिल्ली के श्रीराम जो है फूड एंड फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री था, उसमें गैस का लीकेज हो रहा था और उस गैस के लीकेज से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर के MC मेहता ने केस किया और MC मेहता ने जो केस किया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि एक तो कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था अगर पर्यावरण प्रदूषण करता है, पर्यावरण संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उसकी पूर्ण उत्तरदायित्व उसका है ना।
यानी पूरी तरह से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी फुल लाइबिलिटी है उसके संदर्भ में। तो उसको एक तो दंडित करने का काम यहाँ पर हुआ, और दूसरा कहा गया कि अनुच्छेद 21 जो है यानी जीवन का जो अधिकार है, वो जीवन का अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है ना। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत 21 जो हमारा आर्टिकल है, उस 21 आर्टिकल के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। तो ये उसका विस्तार करता है ना। यानी संविधान के प्रावधानों का इससे विस्तार होता है, और संविधान के प्रावधानों का विस्तार होता है तो एक तो इसको मिलाकर के भी आपको लिखना है। इसके बाद आप देखिए कि बिहार का मामला है 1991 का, सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्थापित किया कि जो आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार जो है, उस जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित पर्यावरण जो है जीवन के अधिकार में शामिल है। फिर आप देखिए कि सावधानी का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। ताज टेपिस केस जो है ये भी एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाद है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केवल आशंका ही हो कि किसी चीज़ से पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है और वो वैज्ञानिक आधार पर प्रूफ नहीं भी हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि ये जो केस था, इस केस में मथुरा रिफाइनरी से जो रिसाव हो रहा था गैस का, उसके कारण जो है अम्ल वर्षा हो रही थी, और उसके कारण ताज की जो संगमरमर का पत्थर है उसका प्रदूषण से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का प्रयास किया, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट दिया, सावधानी का सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। फिर देखिए 1996 में ही एक और महत्वपूर्ण केस है, और ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत है। ये केस आया वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघवाद, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत, यानी जो प्रदूषण करता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका भुगतान भी करे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने प्रदूषण कर दिया और प्रदूषण करने के बाद जो है आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, है ना। और वहाँ पर जो चमड़े के बहुत उद्योग थे, तमिलनाडु का ये मामला है वेलोर का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक चमड़ा जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, उनको दंडित भी किया, और कहा गया कि 10-10 हज़ार रुपया जो है आप जो है भुगतान करें इस कृत्य के लिए। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी आता है, और सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत इसका डेवलपमेंट जो है होता है एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाद जो है, ये 1997 का वाद है, जिसमें कमलनाथ जो है एक तरह से बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे कांग्रेस की, और उनके परिवार के लोगों ने हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के जो धारा है उसको मोड़ने का प्रयास किया था, और स्नैप मोटल नामक एक बहुत मोटल का स्थापना किया था, और उसमें नदी के धारा को उन्होंने परिवर्तित करने का प्रयास किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो जनता का संसाधन है, जनता उसका अधिकारी है और सरकार केवल उसकी ट्रस्टी है। इसलिए सरकार जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मनमाने तौर पर आवंटन नहीं कर सकता है और उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, और इसमें उनको रद्द कर दिया गया था। तो एक तो ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के क्रम में आप देखिए कि विधायी जो प्रावधान हुए, जिसमें जल प्रदूषण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 और जलवायु परिवर्तन का अधिकार, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एम के रंजीत सिंह बनाम भारत संघवाद जो है
उस एम के रंजीत सिंह बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण में परिवर्तन होने से जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव से बचने का अधिकार जनता के पास है। यानी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्यावरण परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। तो इस तरह से आप देखिए कि एक तरह से हमारे देश में ये पर्यावरण विधि शास्त्र का विकास इस तरह से होता है और इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरी तरफ आप देखिए कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में इसकी भूमिका है ना। हमने क्या क्वेश्चन दिया है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास लक्ष्य का निर्धारण 2000 और यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ इस डेवलपमेंट से सतत विकास जो लक्ष्य उसकी प्राप्ति में कैसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तो कुछ कंटेंट हमने स्पेशलाइज दिया है, बट इस स्पेशलाइज्ड कंटेंट के पहले अगर आप बात करें कि जैसे 1976 में जो 42 अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट से क्या किया गया कि पहली बार भारत में जो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है, इसको संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट किया गया था, एक पहल किया गया था, है ना। फिर आप देखिए कि 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसके लिए ढांचागत व्यवस्था करता है कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए किस किस प्रकार की ढांचे की आवश्यकता है, उस पर ये बल देता है। फिर जो सिद्धांत यहाँ पर जितनी हम लोगों ने चर्चा किया वो सारे इसमें हैं। फिर अगर आप चाहें तो आप ये दे सकते हैं 2006 में ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान किया गया कि कोई भी अगर उद्योग स्थापित किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि SDG 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास करते हैं, तो इस विकास के पहले आपको क्या करना है कि असेसमेंट करना है कि इससे प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। फिर आप 2010 में जब NGT की स्थापना हम करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जो भी घटनाएं होती है उसके संदर्भ में एक तरह से ये निर्णय करता है ना, ये उसका मॉनिटरिंग भी करता है। तो NGT का यहाँ पर जो वर्क है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके सतत विकास के दृष्टिकोण से। और इसके अलावे आप जैसे हमने अभी 2024 में कहा कि एक MK रंजीत सिंह बनाम भारत संघ वाद जो पर जलवायु परिवर्तन का अधिकार का अधिनियम, तो उसमें जलवायु परिवर्तन से अगर प्रभावित होता है तो उसके संदर्भ में भी अधिकार लोगों के पास है। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा कि सतत विकास, है ना, सतत विकास की अवधारणा को एड्रेस अगर कहीं किया जा रहा है तो 48A में किया जा रहा है, और नागरिकों के लिए भी एक तरह से उनका मौलिक कर्तव्य बनाया जा रहा है कि इसके प्रति आप अलर्ट रहे। तो 51G में भी किया जा रहा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये जो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से आया है, जैसे स्वच्छ जल और स्वच्छता तथा SDG 6 के अंतर्गत हम लोगों ने प्रोविज़न किया है स्वच्छ जल और स्वच्छता का। SDG 15 में हमने भूमि पर जीवन का। तो ये जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसकी चर्चा 1996 में जो बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद था, उसी वाद में इसी मुद्दे को लेकर किया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह सतत विकास की अवधारणा को भी एक्सप्लेन किया कि ये सतत विकास
की अवधारणा से जुड़ा हुआ है और इसलिए कोई भी कभी भी भारत में पर्यावरण को प्रदूषित करके विकास नहीं कर सकता है। तो एक तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो प्रदूषक के भुगतान करे सिद्धांत जिससे आए थे वो इसको प्रोटेक्ट करता है। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन एसडीजी 12 में है कि अगर आप ये किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी के संदर्भ में जो आया ये कॉन्सेप्ट आया पूर्ण दायित्व का सिद्धांत जिसकी चर्चा हमने यहाँ एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में किया जो कि दिल्ली का केस था। तो उसमें इसको पहले से ही हाईलाइट किया गया। जलवायु कार्रवाई, तो जलवायु परिवर्तन वाले जो मुद्दे हैं इसमें जलवायु कार्रवाई का संदर्भ है और उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण है ना असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो अवधारणा 2006 से की गई है उसमें ये प्रावधान है। और एसडीजी 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, तो ये जो जितनी भी हम संस्थाएं बना रहे हैं वो शांति, न्याय और मजबूती से पर्यावरण संरक्षण को स्थापित करने का प्रयास करती है। और इसलिए यहाँ ध्यान रखिए कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में कंटेंट होना चाहिए आपका। जब तक कंटेंट नहीं रहता है तब तक जो है आप ये बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से हिंदी माध्यम के बच्चों को कम मार्क्स मिल रहा। और फिर आप देखिए कि फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में क्या है कि भारत में पर्यावरण विधि शास्त्र केवल दंड देने का साधन नहीं है बल्कि यह अंतर पीढ़ीगत समानता, इंटरजेनरेशनल इक्विटी को सुनिश्चित करने वाला एक मार्गदर्शक ढांचा है। आर्थिक वृद्धि और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करके यह भारत को 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कानूनी और नीतिगत आधार प्रदान करता है ना। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं और इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर लिखेंगे और साथ ही साथ जो कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया उस कंटेंट का उपयोग जो है आप ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को भी हल करने में करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक को, क्वेश्चन आंसर, हाउ टू राइट क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे एकदम मॉडल के रूप में लिखेंगे। आगे के वीडियो में भी हम इसी मॉडल को फॉलो करेंगे और इस तरह से हम लोग करंट अफेयर के संदर्भ में जो आपकी डिफ़िकल्टी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।